नमस्कार। कार्यक्रम की आज की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम हाजिर हुए हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो किसान भाइयों, आप सभी कृषकों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं नित्य नई नई कृषि संबंधी जानकारियाँ, जिससे कि आप अपने कृषि के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और उसमें अधिक से अधिक जानकारी लेकर आमदनी ले सकें। तो किसान भाइयों, आज भी हम मौजूद हैं इसी कार्यक्रम के साथ, हमारे विशेषज्ञों के साथ, ताकि हमारे विशेषज्ञ आपको सही सही जानकारी दे सकें। आज का विषय है पपीते की खेती किस प्रकार की जाए। तो राजेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। किसान भाइयों, राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि फल विशेषज्ञ हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पपीते की खेती जिस तरह से आजकल की जा रही है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जी। तो किस तरह हमारे किसानों को इससे लाभ प्राप्त हो रहे हैं? नमस्कार। जैसा कि किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि पपीता एक औषधीय गुणों से भरपूर फसल है, जिसका वर्तमान में जो आर्थिक महत्व काफ़ी बढ़ रहा है। जी। तो पपीता जैसे हम देखते हैं कि इसमें पपेन एंजाइम पाया जाता है, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए लाभदायक होता है, और भी कई ऐसे जैसे जैम, जेली एवं अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इसलिए पपीते की जो मांग है दिन ब दिन बढ़ रही है। जी जी, और स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत लाभदायक है ही, साथ ही साथ जो कृषक इसकी खेती करना चाहते हैं, इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। तो ये कृषकों के लिए व्यावसायिक के तौर पे किस तरह लाभप्रद हो सकता है? जी, कृषकों के लिए व्यावसायिक के तौर पर ये इसी तरीके से कि हम इसकी एक उन्नत तरीके अपना करके खेती करें, और इस जो खेती के उन्नत तरीके अपना करके किसान भाई अधिक से अधिक उपज ले सकें, और फिर अपनी आर्थिक जो उपज है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें। तो पपीते की खेती इस समय हमारे किसान भाई जो कर रहे हैं, तो उसके लिए उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है कि एक निश्चित जलवायु हो, या कभी भी किसी मौसम में लगाया जा सकता है? जी, वैसे तो पपीता गर्म एवं नम जलवायु की फसल है। इसकी उन्नत खेती के लिए जो हम तापमान की बात करें तो 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है, जो मैक्सिमम रहता है। लेकिन जब तापमान 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं हम जब कम तापमान की बात करें तो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगर इससे कम तापमान होता है तो भी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि किसान भाई हमारे जो अन्य फसलें बोते हैं खेतों में, तो उन्हीं खेतों में पपीते भी लगा देते हैं अपनी पैदावार के साथ साथ, अन्य पैदावार के साथ साथ। तो ये पपीते की खेती हम नॉर्मल खेतों में लगा सकते हैं, इसके पौधारोपण कर सकते हैं, या फिर इसके लिए कोई उपयुक्त जगह होती है, अलग खेत होता है? जी, वैसे तो पपीते की खेती लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए ढलान युक्त बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, और जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी अच्छी हो एवं जल निकास की उचित सुविधा हो। इस प्रकार की मृदा पपीता की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जी जी, राजेश जी, हम देखते रहते हैं कि मार्केट में बहुत सारी वैरायटी इस समय पपीते की आ रही है। काफ़ी टाइप के पपीते आते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन क्योंकि हमारी बात चल रही है व्यवसाय से रिलेटेड, तो व्यवसाय के लिए कौन सी किस्में होती हैं जो उन्नत किस्में होती हैं, जो हमारे किसान भाइयों को उससे लाभ हो और आय की आमदनी बन सके, उनका आमदनी का हिस्सा बहुत बड़ा बन सके, उसके लिए कौन सी किस्में होना चाहिए अच्छी? जी बिल्कुल, पपीते के जो फल हैं उनका उत्पादन करने के लिए
किस्मों का काफ़ी महत्व है। जी। उन्नत किस्मों का चयन करके किसान भाई अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा नन्ना है, जिसको हम हाई डेंसिटी या सघन बागवानी के द्वारा ज़्यादा नंबर ऑफ या फिर ज़्यादा प्रति एकड़ एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रोपित कर सकते हैं। वहीं पूसा डेलिशियस है, कुर्ग हनी ड्यू है, रेड लेडी रेड है, एंड CO3 है, CO5 है, ताइवान पपीता है। इस प्रकार से कई प्रकार की जो उन्नत किस्में हैं जो कि अधिक से अधिक लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जैसे कच्चे पपीते भी रहते हैं, उनकी पके खेतों का भी व्यवसाय करते हैं पपीते लगाने के बाद, और फिर कच्चे पपीते भी रहते हैं। तो उसमें बेस्ट क्या होता है, सबसे अच्छी उन्नत किस्में जिसको लगा के पूरा 100% उसका फ़ायदा उठाया जा सके? जी। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि पपीता जब कच्ची अवस्था में रहता है तो उससे पपेन प्राप्त होता है जी। तो जैसे CO2 और CO5 किस्में जिनसे अच्छी मात्रा में पपेन प्राप्त हो सकता है, तो हम उस पर्पज से डिसाइड कर लें कि हमको पपेन भी लेना है और साथ ही साथ फल भी लेना है, तो हम इस तरीके से किस्मों का चयन कर सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इसमें आपको कौन सी वैरायटी का चूज़ करना है, ये भी हमारे विशेषज्ञ राजेश जी ने बता दिया है आपको। इसका विशेष ध्यान रखें कि कौन सी वैरायटी आपको, कौन सी किस्में का चयन करना है। राजेश जी, अब आते हैं हम रोगों की तरफ कि किस तरह से रोग हमारे फलों में, सभी फलों में लगते हैं, फंगस भी लगती है, कीड़े भी लग जाते हैं और फफूंद भी होती है। तो ये कौन कौन से रोग होते हैं जो पपीते में ख़ास तौर से लग जाते हैं और इनसे किस तरह रोकथाम की जा सकती है? जी बिल्कुल, पपीते में जब हम पपीते की जो बीमारी है उनको दो तरीके से देख सकते हैं। पपीते में एक बीमारी होती है आर्द्र गलन, जिसको हम डंपिंग ऑफ बोलते हैं, वो नर्सरी अवस्था में होती है। उस बीमारी से बचाव के लिए हम कोशिश करें कि बीजों को उपचारित करके ही नर्सरी में उनकी बोहाई करें। बीज को उपचारित करने के लिए हम कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब को 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचारित करके हम नर्सरियों में उनकी बुवाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी बीमारियों की हम बात करें नर्सरी के बाद में, तो एक मोज़ेक बीमारी होती है जो कि पपीते के फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं। ये एक वायरस जनित बीमारी है जो कि कीट के द्वारा फैलती है, तो एफिड के द्वारा। तो एफिड के कंट्रोल के लिए हम थायोमेथोक्सोन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या डाइमेथाइल इनको हम 1 ग्राम प्रति लीटर या 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बीज उसमें डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करने का रहता है। तो उससे जो कीटाणु हमारे होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे और पौधा अच्छा स्वस्थ निकलेगा और फल भी स्वस्थ होगा। इसके साथ ही ये तो हो गई रोगों की बात। अब एक बात और आती है कि जब हम बीज रोपण करते हैं तो उनकी दूरी कितनी होना चाहिए, किस तरह से उनका रोपण किया जाए? जी, जो पौधों को रोपण की जो दूरी है वो किस्म पर निर्भर करती है कि आपकी बौनी किस्म है या फिर ज़्यादा लंबाई तक बढ़ने वाली किस्म है। हम बौनी किस्मों की बात करें, जैसे पूसा नन्ना को हम ले लेते हैं, तो इसको 1.25 गुणा 1.25 रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दूरी पर लगाते हैं, तो पर हेक्टेयर ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट हम या ज़्यादा मात्रा में पौधे रोपित कर सकते हैं। वहीं सामान्यतः हम पपीते को 2 गुणा 2 यानी कि 2 मीटर रो टू रो और 2 मीटर प्लांट टू प्लांट दूरी पर रोपित कर सकते हैं। जी, और इसमें मतलब उपयुक्त क्या समय रहता है जब हम बीज को लगा सकते हैं? उसका समय विशेष एक समय होता होगा कि इस समय पे बीज लगाएं, तो फिर उसमें सिंचाई की व्यवस्थाएं भी की जाती हैं कि किस समय पे बीज लगे और किस समय पे सिंचाई हो? जी बिल्कुल, वैसे तो पपीते को हम 3 बार लगा सकते हैं, जैसे जून जुलाई में एक बार लगा सकते हैं, एक फरवरी मार्च में लगा सकते हैं और एक अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। तो कुल मिला के अक्टूबर नवंबर वाला ये समय खास है। इसमें अगर किसान भाई इस समय खेती कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत उपयुक्त समय है, तो ये जानकारी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस समय अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं। तो किस तरह से उसका रोपण किया जाए और सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए? जी
जब हम इसको रोपण की बात करें तो हम अक्टूबर नवंबर में लगाने के लिए जून जुलाई से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। पौधे क्यारी में तैयार करने के 4 से 6 वीक बाद या 6 सप्ताह बाद रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम भूमि की तैयारी करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए 2 से 3 जो हमारी सामान्य जुताई कर देते हैं। उसके बाद जुताई के बाद हम गड्ढों की खुदाई करते हैं। तो 50 गुणा 50 गुणा 50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे हम रोपाई से पौधों की रोपाई के 1 या 2 महीने पहले तैयार कर लेते हैं। उसके बाद नर्सरी में तैयार किए पौधों को हम रोपण के लिए खेत में लगाते हैं, जिसको अगर आप बोनी वैरायटी लगा रहे हैं तो 1.25 गुणा 1.25 दूरी पर लगाते हैं। वहीं जो सामान्य किस्म लगाते हैं तो 2 गुणा 2 पौधों से पौधे और कतार की कतार दूरी पर लगाते हैं। जी, तो ये तो हो गई उनको लगाने की प्रक्रिया। इनमें खाद का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी खाद डालना चाहिए। आजकल तो वर्मी कंपोस्ट भी चल रही हैं और केमिकल युक्त भी खाद डाली जा सकती हैं। तो अभी उपयुक्त कौन सा समय रहता है खाद के लिए कि उन पे डालें तो हमारे पौधों की अच्छी बढ़वार हो? उसके लिए कौन सी खाद डालना चाहिए और किस समय पर? जी बिल्कुल। पपीते में हम लगाने से पहले अगर खाद एवं उर्वरक की बात करें तो सामान्यतः हम गड्ढे में 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 250 ग्राम जो सुपर फास्फेट है उसको मृदा की प्रिपरेशन के समय ही डाल देते हैं, जो गड्ढे हमने तैयार किए हैं उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं पौधों के रोपण के समय, तो 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट और 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास हम खेत में या 500 ग्राम पोटास उस गड्ढे में भरते हैं और उसको मृदा में गोबर की खाद के साथ मिक्स करके और उसको लगाया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि नाइट्रोजन को हम 2 या 3 बार अलग अलग स्प्लिट या फिर 3 बार में उसको देते हैं, एक साथ में नहीं देते हैं। अच्छा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मैंने एक चीज़ और सुनी है कि वृद्धि नामक कुछ एक चीज़ होती है, उसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे कृषक को कि किस तरह से वो काम करता है, उसकी क्या उपयोगिता है। जी बिल्कुल। पपीते की फसल में वृद्धि नियामक, जिनको हम प्लांट हार्मोन बोलते हैं, उनका काफ़ी महत्व है। जब शुरुआती अवस्था में हम बात करें तो जिब्रेलिक एसिड होता है, जिसका 1000 ppm सॉल्यूशन हम बीजों को उपचारित करके अगर सोइंग करते हैं तो जर्मिनेशन तेज़ी से होता है और अच्छा होता है। वहीं हम एक टीवा होता है, टीवा प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, जो हमारे फलों के 100 ppm का घोल
स्प्रे करने पर फलों का आकार बढ़ाता है। वहीं नेप्थलीन एसिटिक एसिड है जिसका 1 ppm घोल से हम छिड़काव करते हैं तो फलों में जो ड्रॉप की समस्या होती है या फलों के झड़ने की समस्या होती है उसको रोकने में मदद करता है। अच्छा। वहीं जिब्रेलिक एसिड आपके पपेन का जो मात्रा रहती है उसके उत्पादन में भी मदद करता है। अब ये फलों की बढ़वार का समय जब आता है तो उसके समय पे ही एक टेंशन क्रिएट हो जाता है कि भाई अब फल लगेंगे तो उनको कैसे देख रेख करनी है, क्योंकि जब हमारा कृषक खेती के रूप में, व्यवसाय के रूप में इस चीज़ को लेता है तो उसका बहुत बड़ी समस्या आती है कि उसको तोड़ना है, अब उनका रख रखाव करना है। तो उनकी तोड़ाई के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था होती है क्या? उसके बारे में हमारे किसानों को बताइए। तोड़ाई के लिए किसान भाई सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो हम फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए जो पपीता की फसल है 9 से 10 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो देखते हैं जो हमारे फल हैं वो हल्के से पीले होने लगते हैं, उस टाइम हम उनकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं और तोड़ने के बाद 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या तापमान पर हम भंडारित करते हैं तो फल अच्छे से पकते हैं और समान रूप से पकते हैं और 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम उनको 2 से 3 वीक तक भंडारित करके रख सकते हैं। जी। और इसमें भंडारण में भी कुछ समस्याएं आती हैं क्या? कुछ मतलब कीड़े वगैरह लग जाते हैं या रोग इन भंडारण के समय पे भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? रोगों से उनको कैसे दूर रखा जाए कि वो ख़राब ना हो और उसका उपयोग पूरा हो सके? जी बिल्कुल। पपीते में भंडारण के बाद भी कुछ फफूंदी जनित बीमारियां हैं, उनका प्रकोप अधिक होता है। तो हम कोशिश करें कि जो निर्धारित तापमान बताए गए हैं 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर अदर केमिकल से उपचारित करके जैसे फॉर्मेलिन या अन्य इनसे हम उनको फ्रूट को डिप करके या उनमें स्प्रे करके उनको हम भंडारित करें तो कम से कम संभावना होगी खराब होने की। अच्छा। और उनके मतलब भंडारण के समय पे जैसे कि पपीते, पके हुए पपीते रहते हैं वो अलग रहते हैं और जो कच्चे रहते हैं अलग रहते हैं, तो उनकी व्यवस्था अलग अलग करना होती है या उनको एक ही जगह पे? जी, पपीते को हम ग्रेडिंग कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के बाद की उनको उनके कलर के बेस पर साइज के हिसाब से हम ग्रेडिंग कर लेते हैं और उनको इस हिसाब से मार्केट के हिसाब से हम भंडारित कर देते हैं कि ये कम पके हैं या ज़्यादा पके हैं, उनको ग्रेडिंग कर लेते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दे दी है पपीते की बीज से लेके पपीते के उनके मतलब पकने तक की व्यवस्था, भंडारण तक का पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे दी है। तो जो भी किसान अगर खेती कर रहे हैं, उसका व्यवसाय कर रहे हैं, अगर वो सही इसकी जानकारी ले रहे हैं तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है। अगर ये इसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आय को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। तो राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है इस अंक से आपने बहुत अच्छी और उपयुक्त जानकारियाँ ली होंगी और इसे आप अपनी खेती में अवश्य उपयोग करेंगे, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। लेकिन आप हमारे कार्यक्रम के बाद खबरें खेती की देखना ना भूलिए। तो चलिए ले चलते हैं समाचारों की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। सबसे पहले देखेंगे प्रमुख खबरें। सब्जी वर्गीय फसलों में माहू का प्रकोप, मटर की फसल में पौध संरक्षण, आलू की उन्नत किस्में, घर में ही पशु आहार बनाने का तरीका और किसानों को मौसम विभाग की सलाह। अब खबरें विस्तार से। सब्जियों के पौधों का रस चूसने वाले कीटों में मुख्यतः फुदका, माहू, तोला, सफेद मक्खी एवं माइटस आते हैं, जिनमें विशेषकर भिंडी, आलू, मटर, लौकी आदि फसलों में माहू द्वारा काफी क्षति होती है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिनसे कि वे पीली पड़कर सूख जाती हैं,
जिससे फसलों के उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। रस चूसक कीटों के कारण सब्जियों की फसल में काफी नुकसान होता है। इसके साथ ये कीट उनमें विषाणु रोग फैलाते हैं, जिससे फसल को काफी क्षति पहुंचती है। खड़ी फसलों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या मोनोकोटोफॉस दोनों में से किसी एक रसायन की मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको रोगों व कीटों से बचाना जरूरी है और उसकी जरूरत के अनुसार पोषक तत्व भी देना जरूरी है। आप अपनी फसल का सही से निरीक्षण करते रहें। जहां फसल 1 माह की हो गई है, वहां इस समय मटर में भूरी मक्खियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति एकड़ के मान से करें और अच्छी बढ़वार के लिए 20-20-20 एनपी की 1 किलो मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। आलू की बुआई के लिए शीतोष्ण जलवायु तथा अंकुरण के लिए तापक्रम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और अभी इसका सही समय है। आप आलू की फुकरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी व कुफरी ललिया उन्नत किस्में हैं। बुआई के पहले कंदों को 2 ग्राम थायरस व 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आधा घंटा तक उसको भिगोकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। बुआई के लिए कम से कम 2.5 सेंटीमीटर व्यास के आकार या 25 से 35 ग्राम वजन के साबुत कंद होने चाहिए, जो अच्छा उत्पादन देता है। आप पौष्टिक और संतुलित पशु आहार जो बाजार के पशु आहार से सस्ता और अच्छा हो, अपने घर पर ही बना सकते हैं। 1 क्विंटल पशु आहार बनाने के लिए 25 किलोग्राम दला हुआ जौ, मक्का, ज्वार या बाजरा, 20 किलोग्राम गेहूं, 18 किलोग्राम गेहूं की चापड़, 10 किलोग्राम चावल की भूसी, 25 किलोग्राम मूंगफली या सरसों की खली, 1 किलोग्राम खनिज लवण और 1 किलोग्राम साधारण नमक को साफ स्वच्छ फर्श पर डालकर 2-3 बार अच्छी तरह मिलाएं। याद रहे, चरने वाले पशुओं को पशु आहार चराई के बाद शाम को ही खिलाना चाहिए। सुबह खिलाने से पशु चराई में रुचि नहीं लेते। फिर भी दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण की मात्रा सुबह शाम दोनों समय उनकी जाति और दूध उत्पादन के अनुसार घटाई बढ़ाई जानी चाहिए। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि देर से पकने वाली अरहर की फसल इस समय फूल व फली बनने की अवस्था में है, अतः फली छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु ट्राइजोफास 750 मिलीमीटर दवा प्रति हेक्टेयर 500-600 लीटर पानी में घोलकर बनाकर इसका छिड़काव करें। खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।